हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम फैलेसी को डिस्कस करेंगे और ये रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से हर बार यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर इसका फंडा ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे अक्सर इसको एग्जाम में छोड़ के जाते हैं क्योंकि बहुत सारी फैलेसीज हैं। तो आज इस फैलेसी को मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कस करूंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ये जो टॉपिक है ये आपको इतनी आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फैलेसी को। इस फैलेसी की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम बच्चों, यानी कि भ्रम या भ्रांति। भ्रम कह सकते हैं या फिर भ्रांति कह सकते हैं। फैलेसी क्या है? एक एरर है। फैलेसी इज एन एरर इन रीजनिंग दैट वीकन्स एन आर्गुमेंट। फैलेसी क्या है? एक एरर है इन रीजनिंग के अंदर दैट वीकन्स एन आर्गुमेंट, यानी कि भ्रांति तर्क में एक त्रुटि है। भ्रांति क्या है? तर्क में एक त्रुटि है जो किसी तर्क को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। फैलेसीज कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। फैलेसी की भ्रांतियां क्या है? जानबूझकर भी हो सकती हैं और अनजाने में भी हो सकती हैं, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। एंड दे कैन बी फाउंड इन एवरीडे लाइफ सच एज पॉलिटिक्स, लॉ एंड मीडिया। और ये फैलेसीज जो हैं, भ्रांतियां कहाँ पर मिलती हैं? पॉलिटिक्स में मिलती हैं, लॉ के अंदर मिलती हैं और मीडिया के अंदर मिलती हैं। ये जो फैलेसी वर्ड है, सबसे पहले इसको ग्रीक फिलोसफर जो हमारे अरिस्टोटले हैं, अरिस्टोटले ने इसको दिया था। किसने दिया था जी? अरिस्टोटले ने इसको दिया था। और अरिस्टोटले कौन है? ग्रीक फिलोसफर है। इन्होंने एक बुक लिखा था सोफिस्टिकल रेफुटेशंस। सोफिस्टिकल रेफुटेशंस लिखा था। सोफिस्टिकल रेफुटेशन। जो सोफिस्टिकल रेपुटेशन उन्होंने एक वर्क लिखा था, उसके अंदर इन्होंने अरिस्टोटले ने फैलेसीज के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि ये बहुत पुराना टॉपिक है और फिर धीरे धीरे आज इसको डेली वे लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने लग गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास फैलेसीज की कई सारी टाइप्स निकल के आती हैं, जैसे फॉर्मल फैलेसी है, इनफॉर्मल फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी है, मैटेरियल फैलेसी है। क्या जी? फॉर्मल फैलेसी है। फॉर्मल फैलेसी को हिंदी में क्या कहेंगे? औपचारिक भ्रांति कहेंगे। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी को क्या कहेंगे हम? अनौपचारिक भ्रांति। फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, औपचारिक भ्रांति, अनौपचारिक भ्रांति। ठीक है जी। आगे जब मैं चलता हूं, नेक्स्ट करता हूं, तो आगे मेरे पास आते हैं जी लॉजिकल फैलेसी आती है और मैटेरियल फैलेसी आती है। जो लॉजिकल फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी है, इसको हिंदी में कहते हैं तार्किक भ्रांति। और मैटेरियल फैलेसी है, इसको कहते हैं भौतिक भ्रांति। अब ये हमारी जो चार टाइप की फैलेसीज हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लॉजिकल और मैटेरियल फैलेसी। अब इसकी डेफिनेशन जो है आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको चीज़ें क्या करनी है? अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना आसान है नहीं। उससे पहले आपको 3-4 डेफिनेशन और हैं, यानी कि फैलेसीज की ये नहीं है कि लॉजिकल एरर इन रीजनिंग इज कॉल्ड ए फैलेसी। आगे देखिए कई सारे डेफिनेशंस और हैं जो आपको इस फैलेसी को समझने में हेल्प करेंगे। ए काइंड ऑफ एरर इन एन आर्ग्यूमेंट। फैलेसी एक काइंड ऑफ एरर हो सकता है आर्ग्यूमेंट के अंदर, एक काइंड ऑफ एरर इन रीजनिंग हो सकता है, ए फॉल्स बिलीफ हो सकता है। यानी कि ये 3 डेफिनेशन मैंने और दे दी हैं। तो यहाँ से पॉइंट आपका फैलेसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझना ये जरूरी है कि हमारे पास जो 4 जो फैलेसीज के टाइप थे उनको हम कैसे डिस्कस करें। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर इसको मैं लाइव क्लास करता तो ये जो वीडियो है ये लगभग 1 घंटे का बनता, लेकिन इस वीडियो को मैंने 20 मिनट में कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम यूज हो और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप आते हैं जी। कौन से आते हैं? ये देखिए जी, फॉर्मल फैलेसी आता है, इनफॉर्मल फैलेसी आता है, लॉजिकल फैलेसी आता है और मैटेरियल फैलेसी आता है। फॉर्मल फैलेसी क्या करता है? ए फ्लॉ इन स्ट्रक्चर
अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कमी है, फला का मतलब होता है कमी, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कमी है तो उसको हम फॉर्मल फैलेसी कहेंगे। अगर एरर कहां पर है, रीजनिंग के अंदर अगर एरर है, इसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहेंगे। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम, बातें घुमा फिरा के नहीं कर रहे। ए फ्ला इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मल फैलेसी एंड एरर इन रीजनिंग इज कॉल्ड इनफॉर्मल फैलेसी। आप इसको लॉजिकल फैलेसी क्या है, वेयर द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसिस, वेयर द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, जहां पर अगर कंक्लूजन जो है डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसिस। आपको पता होगा दो टाइप की प्रेमाइसिस होती हैं और तीसरे नंबर पर क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो अगर जो है प्रेमाइसिस जो है कंक्लूजन को फॉलो नहीं करता है तो वो लॉजिकल फैलेसी कहलाएगी। मटेरियल फैलेसी क्या है, एरर दैट अराइजेज ड्यू टू कंटेंट ऑफ एन एरर। अगर कंटेंट के अंदर कोई गलती है, कोई एरर है, उसको हम मटेरियल फैलेसी कहेंगे। आई होप ये चारों की चारों फैलेसी जो हैं आपको समझ में आई होगी, औपचारिक, अनौपचारिक, और ये लॉजिकल फैलेसी है और ये मटेरियल फैलेसी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन और रह गई है, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में हम सारे के सारे टाइप्स जो हैं वो करने वाले हैं। आगे दो फैलेसीज आती हैं। 5th नंबर पे आती है वर्बल फैलेसी और 6th नंबर पे आती है लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक फैलेसी। वर्बल फैलेसी क्या है, इट अराइजेज बाय द यूज ऑफ इम्प्रॉपर वर्ड्स। अगर आपने वर्ड्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो हम उसको क्या कहेंगे, इसको हम वर्बल फैलेसी कहेंगे। इट अराइजेज बाय यूज ऑफ इम्प्रॉपर वर्ड्स। और लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक फैलेसी क्या होगी, लिंग्विस्टिक फैलेसीज का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। अगर लिंग्विस्टिक फैलेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, एंड नॉन लिंग्विस्टिक फैलेसी जो है डोंट डिपेंड ऑन लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होती है वो लिंग्विस्टिक फैलेसी कहलाएगी। अगर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है वो क्या कहलाएगी, नॉन लिंग्विस्टिक फैलेसी कहलाएगी। ये कॉमन सी टाइप्स थे। अब जो आपके मेन एग्जाम में आने वाली फैलेसीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तब तक आप क्या करें, सेशन को सब्सक्राइब, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 करके, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो फैलेसीज जो हैं ये देखिए जी, यहां से हमारे पास क्या आती हैं, कॉमन फैलेसीज आती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एड होमिनम, फर्स्ट फैलेसीज को हम कर रहे हैं वो है एड होमिनम। ये जो फैलेसी है इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप इनको लिख लेना अपने नोट्स में, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको फैलेसी का टॉपिक ढंग से समझना है तो आप इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। अगर आपने डेफिनेशन का रट्टा मारा तो आप एग्जाम में डेफिनेटली इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, क्योंकि फैलेसी जो है लगभग 231 टाइप की फैलेसीज हैं, 231 फैलेसीज हैं बच्चों। और अरिस्टोटल ने 13 फैलेसीज दी हैं, अरिस्टोटल ने 13 फैलेसीज दी हैं, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो एड होमिनम फैलेसी क्या है इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीवन नोज ही यूज्ड कोकीन। कोकीन एक नशा करने का क्या पदार्थ है, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, ही यूज्ड कोकीन, सभी जानते हैं कि उसने कोकीन का सेवन किया था। ठीक है जी। तो ये जो फैलेसीज हैं ये बच्चों लैटिन वर्ड से आई हैं, इनके वर्ड्स आपको सारे के सारे अटपटे मिलेंगे। इसका रीजन ये है कि अरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसफर है उन्होंने इसको दिया था, और अरिस्टोटल ग्रीक से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन्होंने सबसे पहले इनका लैटिन नेम है। इन सभी फैलेसीज का नेम जो है वो लैटिन नेम है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी होगी। जैसे एड होमिनम, ये जो फैलेसी है इस ट्रिक का शाब्दिक अनुवाद लैटिन में क्या है, टू द मैन। क्या है, टू द मैन। तो ये जो वर्ड है टू द मैन, ये लैटिन वर्ड है, ये क्या है, लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, टू द मैन। इट इज ए टाइप ऑफ लॉजिकल फैलेसी दैट अटैक्स ए पर्सन्स कैरेक्टर और एक्शंस इंस्टेड ऑफ देयर आर्गुमेंट। यानी कि पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। जैसे एवरीवन नोज ही यूज्ड कोकीन, ये उसके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो टू द मैन ये इसका क्या है, इंग्लिश अनुवाद है। यह एक प्रकार की तार्किक भ्रांति है जो किसी व्यक्ति के तर्क के बजाय उसके चरित्र या कार्यों पर हमला करती है।
तो ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद करना है। और एग्जाम्पल मैंने कहा कि सारी की सारी फैलेसीज का आप डेफिनेशन याद नहीं कर पाओगे चाहे कितना भी रट्टा मार ले। एवरीवन नोज दैट ही यूज्ड कोकीन, यानी कि कैरेक्टर की बात करता तो एड होमिनम फैलेसी कहलाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब जाता हूं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अपील टू ऑथोरिटी। नेक्स्ट हमारे पास फैलेसी आती है क्या, अपील टू ऑथोरिटी। इट इज ए लॉजिकल फैलेसी दैट occurs when someone claims a claim is true because an authority figure said it was। जैसे we should eat carrots because my mom says they are healthy। हमें गाजर खाना चाहिए क्योंकि मेरी माँ कहती है कि वे स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छी है। यानी कि अपील टू अथॉरिटी, कोई अगर हमारे जो सीनियर पर्सन है, कोई पॉपुलर लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे बहुत सारी टीवीज़ के अंदर क्या आती हैं, ऐड आती हैं, और वो कहते हैं कि आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वो क्या करती हैं, हमारे माइंड को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, और हम उस चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट चले जाते हैं। यानी कि अधिकारी या कोई सेलिब्रिटी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसका सम्मान किया जाता हो। यह एक तार्किक भ्रांति है, तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी दावे को सत्य मानता है। यानी कि कोई ऐसा पॉपुलर इंसान, कोई ऐसा जान पहचान वाला जो मार्केट में उसकी पब्लिसिटी है, लोग उसको जानते पहचानते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ के बारे में बोलता है तो उसका इम्पैक्ट समाज के अंदर पड़ता है, हम सभी के ऊपर पड़ता है, और हम उस चीज़ को खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो वी शुड ईट कैरेट्स बिकॉज माई मोम सेज दे आर हेल्दी। तो ये क्या है, अपील टू ऑथोरिटी के अंदर आएगी, अपील टू ऑथोरिटी के अंदर आएगी। इट इज ए लॉजिकल फैलेसी दैट occurs when someone claims is true because an authority figure is said it was। कोई अथॉरिटी पर्सन है, कोई जान पहचान वाला है, कोई सेलिब्रिटी है, वो अगर इस चीज़ के बारे में क्या करता है, अपील करता है, तो वो क्या करते हैं, लोग उसको बात को मान लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो फैलेसी आती है वो आती है जी अपील टू फियर। अपील टू फियर यानी कि वंस फैमिली, देखिए एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। वंस फैमिली को डाई इन हाउस फायर, यानी कि जब इंसान किसी चीज़ को बेचता है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करता है, वो लोगों को स्केयर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, स्केयर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, जो फायर एक्सटिंक्शर है, यानी कि आग बुझाने का एक पाइप सा आपने देखा होगा, बहुत सारी संस्थाओं के अंदर कहीं जाते हैं तो वो लगा मिलता है, तो वो क्या है, वो फायर एक्सटिंक्शन कहलाता है। और ये बेचना चाहती है कंपनी, क्या कहती है, वंस फैमिली को डाई इन हाउस फायर विदाउट दिस फायर एक्सटिंक्शर, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर किसी की जान जा सकती है अगर आपके घर में ये ना हो तो, क्या, फायर एक्सटिंक्शर। तो अगर जैसे इस टाइप की चीज़ें कोई बोलता है तो हर कोई क्या करता है, उसको खरीदने की कोशिश करता है। तो यह एक तार्किक भ्रांति है जो लोगों को किसी तर्क को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है, और क्या करती है, डर का इस्तेमाल करती है। जी, जो अपील टू फियर है, क्या करती है, डर का इस्तेमाल करती है। यह मीडिया, राजनीति और मार्केटिंग में एक आम रणनीति है। यह मीडिया, राजनीति और मार्केटिंग में क्या है, एक आम रणनीति है। तो अपील टू फियर इसके अंदर आता है। ठीक है जी। इस अग्निशामक यंत्र के बिना घर में आग लगने से किसी परिवार की डेथ हो सकती है, तो ये किस में आएगा, अपील टू ऑथोरिटी के अंदर। फोर्थ हमारे पास फैलेसी आती है जी अपील टू पिटी। अपील टू पिटी का मतलब ये क्या है कि ये भावनाओं से खेलकर, ये भावनाओं से खेलती है। ये जो अपील टू पिटी है, ये भावनाओं से खेलती है, भावनाओं से खेलकर उसे मनाने का प्रयास करती है। इसे दया से तर्क के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ए पॉलिटिकल कैंडिडेट, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट है, आस्किंग फॉर वोट, वो क्या मांगता है, वोट मांगता है, बिकॉज दे हैव रन फॉर ऑफिस मल्टीपल टाइम। जैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपके इलाके से, कोई आपके एरिया से कोई विधायक बनता है, एक बार बनता है, दो बार बनता है, तीन बार मिलता है, तो वो बात करते हैं कि हमने तो ऐसा किया था, दो बार बनी तो आपके शहर में, आपके इलाके में ये काम किया, अगर तीसरी बार बनेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा और अच्छे काम करेंगे। तो ये क्या है, अपील टू पीटी के लिए आती है ऐसे एग्जाम्पल। एक राजनीतिक उम्मीदवार को वोट मांग रहा है,
एक राजनीतिक उम्मीदवार क्या करता है, वोट मांग रहा है क्योंकि वह कई बार चुनाव लड़ चुका है। तो ये सारे के सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इसलिए क्योंकि ये डेफिनेशन शायद आपको देखने में अच्छी लगेंगी। मैं चाहता था ये सिर्फ डेफिनेशन दे के आपका काम चल जाता, मगर चलता नहीं है। वास्तविकता क्या है, जब तक आपके माइंड में कोई चीज़ रिलेट नहीं करेगी, जैसे मैंने बताया कि अपील टू पीटी आपको कैसे याद करना है, कि आपको याद रखना कि अच्छा सर ने बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो लोगों से वोट मांगने के लिए क्या करती है, रिक्वेस्ट करती कि हमने कई बार राजनीति में आए हैं और हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, हमने बहुत सारे लोगों की समस्याएं सॉल्व की हैं। तो ये जब एग्जाम्पल आएगा आपके माइंड में तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, आपको लिखने हैं और आपको बार बार चेक करने हैं जी। आगे जब मैं चलता हूँ तो हमारे पास 5th टाइप की फैलेसी आती है, बेगिंग द क्वेश्चन। ये क्या है, begging the question? It is a logical fallacy that occurs when an argument premises assume the truth of the conclusion। और इसको हम क्या करते हैं, arguing in circle। ये जो begging the question जो fallacy है, ये arguing in circle। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, happiness is the highest good for a human being। जो खुशी जो है, खुशी एक इंसान के लिए सबसे बड़ी अच्छाई है। खुशी जो है एक इंसान के लिए सबसे बड़ी क्या है, अच्छाई है, क्योंकि अन्य सभी मूल्य इससे कमतर हैं। यानी कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इंसान की लाइफ में वो क्या है, खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। तो यह एक तार्किक भ्रांति है तब होती है जब किसी तर्क के आधार निष्कर्ष की सच्चाई को मान लेते हैं। सवाल पूछना भी एक चक्र में बहस करना कहलाता है। तो इसका ये एग्जाम्पल याद रखना कि बेगिंग द क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड फॉर ए ह्यूमन बीइंग सिंस बिकॉज, क्योंकि ऑल अदर वैल्यूज आर इंफीरियर टू इट। सारी की सारी चीज़ें क्या है, इससे इंफीरियर है। ये सबसे बेहतर जो चीज़ मानी गई है इंसान की लाइफ के लिए वो क्या है, खुशी है, हैप्पीनेस है। तो इसको ये क्या कहेंगे, आर्ग्यूइंग इन सर्कल। यानी कि इसके ऊपर बहुत सारी सवाल जवाब, बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं जी हैप्पीनेस से बढ़ के ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, फिर घूम के आएगा। यानी कि एक सर्कुलेशन चलता है, एक सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब। यानी कि आपको जब 100 लोगों से आप बात करेंगे कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट में फिर वो कहेंगे कि अच्छा खुशी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एग्जांपल देगा आपको, बिल गेट्स के देगा, आपको स्टीव जॉब्स के देगा, आपको रतन टाटा का देगा, आपको बहुत सारी एग्जांपल देगा। फिर चीज़ें यानी कि क्वेश्चन क्लोज होने वाला नहीं है। तो इसको बेगिंग द क्वेश्चन कहते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि खुशी एक इंसान के लिए सबसे बड़ी अच्छाई है क्योंकि अन्य सभी मूल्य इससे क्या है, कमतर हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है जी, ठीक है। आगे जब मैं चलता हूं तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही फैलेसी जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और यही जो एग्जाम जब आते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि कौन सी फैलेसी किस में पूछी गई है। अब हमारे पास आता है फॉल्स डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है जी दुविधा, मिथ्या। इट इज आल्सो नोन एज फॉल्स डिक्टोमी। ये याद रखना है कि फॉल्स डिलेमा का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स डिक्टोमी, फॉल्स बाइंडी और आइदर और फैलेसी। ये याद रखने इसके कई सारे नाम है, फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डिक्टोमी, फॉल्स बाइंडी और आइदर और फैलेसी। इट इज ए लॉजिकल फैलेसी दैट प्रेजेंट्स ओनली टू ऑप्शंस इफ दे आर द ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि लव इट, अमेरिका लव इट, या तो अमेरिका से प्यार करो या फिर लिव इट, लव इट अमेरिका और गेट आउट फ्रॉम अमेरिका। यानी कि सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अमेरिका को क्या करो, प्यार करो, या फिर अमेरिका को छोड़कर चले जाओ। ये सेकंड एग्जांपल देखिए, ये सेकंड एग्जांपल है बी माई फ्रेंड और बी माई एनिमी। या तो आप मेरे दोस्त बनो या फिर दुश्मन बनो। यानी कि इसके हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस है। तो ये फॉल्स डिलेमा के अंदर आएगा। आदमी के पास कंफ्यूजन रहता है कि क्या करूं। डिलेमा का मतलब क्या है, दुविधा, जिसका कोई हल ना निकले। और यानी कि अमेरिका में जो लोग हैं, हो सकता है कि कोई इंडियन है अमेरिका के अंदर तो वो इंडिया से ज़्यादा प्यार करे, हो सकता है कोई दूसरी कंट्री से हो तो वो अपनी कंट्री को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अमेरिका लव इट और लिव इट, बी माई फ्रेंड और बी माई एनिमी। यानी कि हमारे पास क्या दो ऑप्शंस हैं। इसको फॉल्स बाइंड्री और आइदर और फैलेसी कहते हैं। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये जो इतनी आसान लैंग्वेज में जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये इतनी आसान लैंग्वेज में है नहीं। इसके ऊपर लगभग 1 हफ्ते काम किया है, तब जाके ये सारा का सारा कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाएं और इसको बार बार देखना आपको। आगे मैं चलता हूँ तो हमारे पास 7th टाइप की फैलेसी जो आती है वो आती है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी है, इसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। इट इज ए फैलेसी ऑफ एग्जामिनिंग जस्ट वन और वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिंग सिंगल केस। यानी कि यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? हैस्टी का मतलब है कि जल्दी से निर्णय लेते हैं। यहाँ पर हम वेरी फ्यू सैंपल का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और वहाँ पर हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपने दिल्ली के अंदर आपने विजिट किया और दिल्ली में आपने देखा कि बहुत सारा पोश इलाका भी है, बहुत सारा एक जहाँ पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सिर्फ झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ हैं। तो जहाँ पर आपको झुग्गियों में जाओगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि इंडिया में, इस दिल्ली के अंदर तो सारे गरीब लोग हैं, मगर जैसे आप उस झुग्गी झोपड़ी का जो एरिया है वहाँ से आप बाहर निकलोगे और दूसरी तरफ जाओगे तो आपको लगेगा कि यार दिल्ली में तो सब अमीर हैं। तो यानी कि हम एक छोटी सी सैंपल के ऊपर हमने देखा और उससे हमने आइडिया लगा लिया, तो ये क्या कहलाएगा? हैस्टी जनरलाइजेशन कहलाएगा। जैसे जंक फूड का एक एग्जांपल है, जैसे स्मोकिंग का एक एग्जांपल मैंने लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ से आप समझ में आएगा कि सौरभ है वो स्मोक से पैक ए डे, यानी कि सौरभ नाम का कोई बंदा है और ये एक दिन में 1 सिगरेट की डब्बी पी लेता है, बिकॉज हिज अंकल स्मोक नियरली 2 पैक्स ए डे। और उसका जो अंकल है सौरभ का, वो एक दिन में 2 सिगरेट के पैक पीता है और वो उनका अंकल जो है ये 95 साल तक जीता है। एक एग्जांपल देखिए कि सौरभ एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट पीता है क्योंकि उसके चाचा लगभग 2 पैकेट सिगरेट पीते थे और वह 95 साल तक जीवित रहे। तो सौरभ कहता है कि मेरे चाचा 2 पीते थे, 95 साल तक जीवित रहे और मैं 1 पीऊंगा तो मेरे हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये क्या है? ये जी हैस्टी जनरलाइजेशन के अंदर आएगा। और ये होता भी ऐसा ही है कि मेरे पड़ोसी में जो लड़का है उसने तैयारी की थी सीईटी की और वो बच्चा सीईटी करते ही उसने 6 महीने तैयारी की और वो लग गया, तो मैं भी सीईटी की तैयारी करूंगा और मैं भी लग जाऊंगा। तो ये क्या है? ये एक हैस्टी जनरलाइजेशन है। यानी कि एक बच्चा अगर सीईटी में लग गया तो आस पड़ोस के 100 लोग जो हैं वो सीईटी की तैयारी करेंगे। नहीं, सीईटी पास करके लगना, नौकरी लगना आसान है। अब पड़ोसी में अगर किसी का बच्चा अगर प्रोफेसर लग जाता है, नेट क्वालिफाई करके लग जाता है, तो फिर वो सारे के सारे प्रोफेसर बनने लग जाते हैं। तो ये सारा का सारा कंक्लूजन क्या है? हैस्टी जनरलाइजेशन के अंदर आएगा। जंक फूड की बात करूं मैं, एक और एग्जांपल लीजिए। रीना नाम की कोई लड़की है, रीना लव्स फास्ट फूड, इट्स ऑल सी इट्स, यानी कि फास्ट फूड का एक ट्रेंड है और वह पसंद करती है। वह सिर्फ यह खाती है, वह अपने खाने की आदतों के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि उसका एक दोस्त है जो केवल फास्ट फूड खाता है। मानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोमोज खाते हैं और मोमोज खाना पसंद है, किसी को बर्गर खाना पसंद है, किसी को चाउमीन खाना पसंद है, किसी को स्प्रिंग रोल खाना पसंद है। तो वो सोचते हैं कि यार वो खा रहा है उसको कुछ नहीं होता, अगर मैं भी खाऊंगा तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है स्मोकिंग का है, फास्ट फूड का है, ये किसके अंदर आएंगे? ये हैस्टी जनरलाइजेशन के अंदर आएंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स हैं आपको समझ आए होंगे। ये एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं। फाइनल एग्जाम के लिए अगर आपको क्वेश्चन ठीक होगा तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही होगा। एग्जामिनर डायरेक्ट डालेगा कि ये एग्जाम्पल किसका है, ये डेफिनेशन किसकी है। तो आपको जब एग्जाम्पल ढंग से याद होंगे, आपके दिमाग में होंगे, तो आप इसको कर पाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, सेशन को लाइक एक बार जरूर करें, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। फॉल्टी जनरलाइजेशन, फॉल्टी जनरलाइजेशन सेम है, इट इज आल्सो नोन एज हैस्टी जनरलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, ए मेट 2 रूड पीपल। ए नाम का कोई बंदा है, वो 2 रूड पीपल से मिलता है जिनका व्यवहार क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, सभ्य लोग नहीं है। फ्रॉम न्यू दिल्ली, ए मेट 2 रूड पीपल फ्रॉम न्यू दिल्ली, सो क्या एवरीवन फ्रॉम न्यू दिल्ली मस्ट बी रूड। अगर किसी एक इंसान जो है कहीं पर अगर रूड पीपल से मिलता है, असभ्य इंसान से मिलता है, तो उसको वो आइडिया लगा लेता है, अपना एक अनुमान, एक धारणा बना लेता है कि सारे के सारे ऐसे हैं। सो इफ वन सीज ओनली, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ वन सीज, अगर कोई क्या देखता है, व्हाइट स्वेंस, कोई व्हाइट स्वेंस दिखता है, वन में सस्पेक्ट दैट ऑल स्वेंस आर व्हाइट।
अगर किसी इंसान ने व्हाइट स्वेंट्स देखे हैं तो फिर वो उसका आइडिया लगाता है कि सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सारे के सारे व्हाइट ही होंगे। तो ऐसा नहीं है, इसको हम फॉल्टी जनरलाइजेशन कहेंगे। आगे हमारे पास एग्जांपल आता है फॉल्स एनालॉजी। ये क्या जी, इनफॉर्मल फैलेसी है। इनफॉर्मल फैलेसी का एग्जांपल है। यह भ्रांति तब होती है, फॉल्स एनालॉजी जो है, ये जो भ्रांति है ये तब होती है जब कोई यह तर्क देता है कि यदि दो चीजें, परिस्थितियां या मामले कुछ मामलों में समान हैं तो वे अन्य मामलों में भी समान होंगे। जैसे बिकॉज एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज आर ऑल रेड एंड फ्रूट्स, यानी कि इसने एग्जांपल लिया कि एप्पल है और स्ट्रॉबेरीज हैं, दोनों को दोनों क्या है, रेड हैं, और किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रूट के अंदर आते हैं। सो ऑल फ्रूट्स आर रेड, ऑल फ्रूट्स आर रेड बिकॉज, तो ये इसने क्या बना दिया, इसने फॉल्स एनालॉजी है कि अगर एप्पल्स है और स्ट्रॉबेरीज है, दोनों क्या है, रेड है, और क्या है, फ्रूट्स है, तो फिर सारे के सारे फ्रूट्स क्या होंगे, रेड होंगे। ऐसा नहीं है। तो ये किसके अंदर आएगा, फॉल्स एनालॉजी के अंदर आएगा। एक एग्जांपल और देखिए, ये सो नहीं स्नो है, तो इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, SNOW, बिकॉज स्नो इज वाइट, यानी कि जो बर्फ है वो क्या है, वाइट है, एंड ए बैड इज वाइट, और कुछ पक्षी भी क्या है, वाइट है, तो द बैड इज आल्सो कोल्ड लाइक स्नो, कि जो पक्षी जो है वो भी क्या होंगे, बर्फ की तरह ठंडे होंगे। तो ये भी क्या है, फॉल्स एनालॉजी के अंदर आता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। बिकॉज ऑल एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज आर ऑल रेड एंड फ्रूट्स, तो ऑल फ्रूट्स आर रेड इज कम्स अंडर फॉल्स एनालॉजी। आगे देखिए जी, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको एक बार समझ में ना आई तो दूसरी बार जरूर कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ से आपके 2 नंबर भी मिल सकते हैं, आपको 4 नंबर भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि 4 भी पूछ ले। तो ये जो फैलेसी मैं आपको बताऊं, आपको 15 टाइप के फैलेसीज जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से आपके एग्जाम में आप चेक कर लेना चाहिए, प्रीवियस एग्जाम में यहीं से आते हैं। आगे हमारे पास जो आता है इग्नोरिंग द एविडेंस और अपील टू इग्नोरेंस, ये फैलेसी का क्या है, एक अनदर टाइप है, अपील टू इग्नोरेंस। जैसे एक एग्जांपल से समझते हम, यह भ्रांति तब होती है जब आप तर्क देते हैं कि आपका निष्कर्ष सत्य होना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह तब होती है कि आपका निष्कर्ष सत्य होना चाहिए, आपने जो निष्कर्ष निकाला वो सत्य होना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ कोई क्या नहीं है, सबूत नहीं है जी। सो देर इज नो प्रूफ, एग्जाम्पल देखिए, देर इज नो प्रूफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल क्या है कि देर इज नो प्रूफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर इसलिए गॉड एग्जिस्ट, तो इसलिए क्या है, सॉरी, देर इज नो प्रूफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ईश्वर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि ईश्वर मौजूद नहीं है, इसलिए ईश्वर मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, सिंस नो वन हैज प्रूवन दैट एलियंस डोंट एग्जिस्ट, ये किसी ने साबित नहीं किया है कि एलियंस धरती के ऊपर नहीं है, एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देन एलियंस मस्ट बी रियल, फिर एलियंस शायद क्या होना चाहिए, रियल होने चाहिए। तो ये इग्नोरिंग द एविडेंस और अपील टू इग्नोरेंस के अंदर आपको ये 2 एग्जांपल याद रखने हैं कि देयर इज नो प्रूफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट, यानी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईश्वर मौजूद नहीं है, इसलिए ईश्वर मौजूद है। सेकेंड एग्जाम्पल है, किसी ने यह साबित नहीं किया कि एलियंस मौजूद नहीं है, इसलिए एलियंस मौजूद होने चाहिए। तो ये किसके अंदर आएंगे, अपील टू इग्नोरेंस के अंदर। मैंने बताया कि आपको एग्जाम्पल ही वो चीज है जो आपको इस टॉपिक को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। 11th हमारे पास टॉपिक आता है, ये देखिए, लैटिन वर्ड है नॉन सेक्यूटर, नॉन सेक्यूटर, और ये जो लैटिन टर्म है इट डज नॉट फॉलो, इसका मेन मतलब क्या है, इट डज नॉट फॉलो, ये क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, इट डज नॉट फॉलो। एंड इन्फेरेंस और कंक्लूजन, यानी कि आपका जो कंक्लूजन है दैट डज नॉट फॉलो,
फ्रॉम द प्रेमाइज। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझिए। आप एग्जाम्पल आप इसको एक बार इसको देख लीजिए। एक अनुमान या निष्कर्ष जो आधार से अनुसरण नहीं करता है, तो ये नॉन स्क्विटर के अंदर आएगा। वैसे इसको ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। ए बैड आर्ग्यूमेंट दैट मेक्स नो सेंस। कोई बैड आर्ग्यूमेंट है दैट मेक्स नो सेंस, इट इज ए टाइप ऑफ लॉजिकल फैलेसी। 11th हमारे पास आता है, 12th आता है पोस्ट होक फैलेसी। पोस्ट होक फैलेसी जो है, इस फैलेसी को काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यह एक भ्रांति है जब घटना बी घटना ए के बाद होती है, तो व्यक्ति सोच सकता है कि घटना ए ने घटना बी का कारण बना होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट एग्जांपल देखें। आई वोर माई लकी सॉक्स टू द गेम एंड वी वोन सो मनी लकी सॉक्स मस्ट हैव। आई वोर यानी कि मैंने क्या पहनी, लकी सॉक्स पहनी। किसके अंदर, गेम के अंदर। और मैं क्या हुआ, गेम जीत गई। किसकी वजह से, यानी कि घटना ए क्या है, घटना ए है कि सॉक्स पहने, और घटना बी है कि आप मैच जीत गए। तो ये बंदा सोच रहा है कि अगर मैं वो लकी सॉक्स नहीं पहनती तो मैं गेम में हार जाती। अब आपने देखा होगा पहले कि अभी तो वो मुर्गे हैं, वो मुर्गे होते नहीं है पहले वाले, मगर हमारे पड़ोस में हैं। तो मुर्गे आपने देखा होगा, मुर्गा जैसे 4 बजते हैं तो मुर्गा बांग मारता है, और वो एक संकेत देता है कि जैसे मुर्गा बांग मारता है तो ये संकेत मिलता है कि सुबह हो गई है। तो मुर्गे को ये भ्रम ना हो जाए कि जैसे ही मुर्गा बांग मारता है तो सुबह होती है, तो मुर्गा सोचता है कि अगर मैं बांग नहीं मारूंगा तो सुबह नहीं होगी, अगर मैं बांग नहीं मारूंगा तो सूरज नहीं निकलेगा। तो मुर्गे को ये भ्रांति हो जाती कभी कभार। तो यानी कि घटना जो बी जो है वो घटना ए की वजह से हो रही है। यानी कि ए क्या है कि मुर्गा बांग मारता है, और बी क्या है कि सुबह हो रही है। अगर जिस दिन मुर्गा बांग ना मारे तो क्या सुबह नहीं होगा। तो ये जो भ्रांति है, ये ऐसी भ्रांति किसके अंदर आती है, पोस्ट होक फैलेसी आती है। पोस्ट होक फैलेसी के अंडर में आती है। तो ये एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश किया है। मेरी तरफ से मैंने तो बेस्ट से बेस्ट आपको समझाने की कोशिश किया है। बाकी आप जाने आपको कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बता दें, हमें पता चल जाएगा। रेड हेरिंग क्या है, एम्स टू डिस्ट्रैक्ट द लिसनर और रीडर फ्रॉम द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बाय इंट्रोड्यूसिंग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसका मेन जो टारगेट है, अप्रासंगिक जानकारी पेश करके श्रोता या पाठक को चर्चा के मुख्य विषय से विचलित करने का लक्ष्य होता है जी। और आजकल यही हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बड़ा जबरदस्त है, सीधा सा एग्जांपल है। ए कार एडवर्टाइजमेंट फोकसेस ऑन द कार स्टाइल। जो नई नई मार्केट के अंदर कार आ रही हैं, तो उनकी स्टाइल जो है, मॉडल जो है, वो बड़ा जबरदस्त है। इंस्टेड के बजाय ऑफ इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, यानी कि सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कार के डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बजाय किसके, इंस्टेड ऑफ फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। ना तो उसके फीचर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा, ना परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा। तो ये किसके अंदर आएगा, रेड हेयरिंग। यानी कि एक कार विज्ञापन कार की विशेषताओं और प्रदर्शन के बजाय उसकी शैली के ऊपर विशेष ध्यान देता है, उसकी स्टाइल के ऊपर ध्यान देता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देता है। तो ये किसके अंदर आएगा, रेड हेयरिंग के अंदर आएगा। 14th फैलेसी हमारे पास आती है स्ट्रोमैन फैलेसी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाली जो है 3-4 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, इसी में से पेपर आएगा। स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होती है, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी विरोधी के तर्क को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। किसी विरोधी के तर्क को गलत तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है।
ये लाइन याद रखना है कि यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी विरोधी के तर्क को गलत तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इट occurs when someone misrepresents an opponent's argument। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक पर्सन ए है, वी शुड हैव स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वी शुड हैव स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियम बनाने चाहिए। ए नाम का बंदा है, ये बोलता है कि पर्यावरण की अगर रक्षा करनी है तो हमें औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त क्या बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने चाहिए। लेकिन बी नाम का जो बंदा है ये क्या करता है कि व्यक्ति ए सभी कारखानों को बंद करना चाहता है और सभी को बेरोजगार करना चाहता है। यह एक भयानक विचार है। यानी कि ये बंदा कह कुछ रहा था और इसके तर्क को गलत तरीके से क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। किसने, बी नाम के बंदे ने। क्या कहता है कि यदि व्यक्ति ए जो है सभी कारखानों को बंद करना चाहता है और सभी कारखानों में जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको बेरोजगार करना चाहता है, तो ये क्या है, एक भयानक विचार है। ये क्या है, एक भयानक विचार है। तो इस टाइप के जो केस जब आते हैं तो वो स्ट्रोमैन फैलेसिस के अंदर आते हैं। ये आपको डेफिनेशन भी इसकी याद रखनी है, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। और एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, द war on Christmas has been used in the media to denote Christmas related controversies। क्रिसमस पर युद्ध का इस्तेमाल मीडिया में क्रिसमस से संबंधित विवादों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या है, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप के अंदर क्या होगा जी, इसको भी समझते हैं और हमारा टॉपिक आज का खत्म करते हैं। यह एक तर्क है जो दावा करता है कि एक प्रारंभिक घटना या कार्रवाई अन्य घटनाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेगी और चरम या अवांछनीय परिणामों को जन्म देगी। इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट क्लेम्स एन इनिशियल इवेंट और एक्शन विल ट्रिगर ए सीरीज ऑफ अदर इवेंट्स। यानी कि एक कहानी स्टार्ट होगी और फिर सीरीज में सारी की सारी घटनाएं होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, टुडे लेट फॉर 10 मिनट्स, टुमारो लेट फॉर एन आवर। आज तो आप कितने मिनट लेट हुए हो, 10 मिनट। बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई बंदा है, ए नाम का बंदा है, आज ये 10 मिनट लेट हुआ है, कल ये आधे घंटे लेट होगा, फॉर एन आवर, 1 घंटा लगा लो, आधे घंटे लगा लो। एंड देन समडे यू विल सिंपली सीज टू शो अप, और एक दिन तुम मुझे दिखाई देना बंद हो जाओगे। ये क्या कहलाएगा, स्लिपरी स्लोप। यानी कि आज आपकी क्या बनेगी, धीरे धीरे हैबिट। ये बोलता है कि एक प्रारंभिक घटना या कार्रवाई अन्य घटनाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेगी। एग्जाम्पल से समझ लो, डायरेक्ट कोई कुछ नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने डेफिनेशन को पकड़ा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है कि आज 10 मिनट की देरी कल 1 घंटे की देरी होगी और फिर किसी ना किसी दिन आप बस दिखना ही बंद कर देंगे। ये किसके अंदर आएगा, स्लिपरी स्लोप के अंदर आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से 15 की 15 फैलेसीज को विद एग्जाम्पल्स इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।